सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉकबोर्ड 9th 10th। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक, उसका एज अ समरी सारी चीजों को पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग के बारे में करना क्या है, हमको इसमें पढ़ना क्या है, सारी चीजों के बारे में, पावर शेयरिंग किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्या है, वो सारी चीजों को हम लोग को स्टडी करना है पहले एज अ समरी बेस पे। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम पहले ही दिया है बच्चा, पावर शेयर। पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? पावर को डिवाइड करना, शेयर करना। अगर हम लोग बच्चा एज अ बात करें किस चीज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, अपने लोकतंत्र के बारे में बच्चा, अगर हम लोग बात करें किस चीज के बारे में बच्चा, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट हो, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट हो, या फिर एक ऐसा डिक्टेटर्स जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट हो, उसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में बात करें बच्चा, तो हमारे डेमोक्रेसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा कि हमारे गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन है। ठीक, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं। ठीक, डेमोक्रेसी के अंदर इन तीनों ऑर्गन को कुछ कुछ पावर शेयर किया गया है विद द एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई, जब आप किसी को भी पावर शेयर करोगे तो ऑफकोर्स जब आप अथॉरिटी शेयर कर रहे हो किसी बेस पे, अगर आप पावर शेयर कर रहे हो किसी बेस पे, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती है। ठीक, तो डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के पास कुछ कुछ पावर को शेयर किया गया है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ही पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को दिखा दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग को इस चैप्ट बुक में हम लोग 2 चैप्टर के थ्रू बच्चा, जो कि है पहला कौन सा, पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, दोनों ही चैप्टर में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ना है अच्छे तरीके से। दूसरी चीज ये कि पावर शेयरिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीज को हम लोग को 2 कंट्रीज को लेके पढ़ना है। एक है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज को रिलेट करके हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो ये था बच्चा एज अ समरी। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के तरफ। पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग नाम से स्टार्ट करते हैं बच्चा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग की बच्चा अगर हम जब बात करेंगे तो पावर शेयरिंग मतलब होता है पावर को डिवाइड करना। ठीक, क्या करना? पावर को डिवाइड कर देना। क्या करना बच्चा? पावर को शेयर कर देना, डिवाइड कर देना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि पावर शेयर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एट दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड, अगर हम लोग चलो डेमोक्रेसी की बात करें, अभी हम लोग ये 2 कंट्रीज को साइड में रखते हैं, इंडिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया में क्या चलता है? हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है। हमारी इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है, हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, हमारे इंडिया में पावर शेयर होता है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों के पास पावर को शेयर किया गया है, जो कि ऑर्गन है गवर्नमेंट का। ओके, डेमोक्रेसी में बताया गया है कि भाई पावर को शेयर करो। ठीक, डेमोक्रेसी में ही पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है। ठीक, अब हम लोग 2 स्टोरीज पे आते हैं बच्चा कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल कंट्रीज फॉलो करती हैं डेमोक्रेसी को। अगर हम लोग एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हर एक कंट्रीज, हर एक देश डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज ही होंगी जो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती होंगी, जैसे कि थाईलैंड, थाईलैंड में अभी भी डिक्टेटरशिप चलती है। और भी सारे कंट्रीज है, अर्जेंटीना वगैरह है, जहां पे डिक्टेटरशिप चलती है। ठीक, जहां पे सिर्फ एक पर्सन रूल करेगा, उनके साथ उसी पर्सन की सारी बातें मानी जाएंगी। ठीक, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। बात करें डेमोक्रेसी की तो बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, जैसे कि हमारा इंडिया, जैसे कि यूएसए, ये सारे जगह और अदर कंट्रीज में क्या किया जाता है? डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, वो किससे कनेक्टेड है? पावर शेयरिंग से लाई करता है। ठीक, बाय द पीपल एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, यही तो होता है। या फिर एक ऐसी सरकार, या फिर एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, या फिर कोई ऐसे डिक्टेटर्स जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए। ठीक, तो डेमोक्रेसी में और क्या होता है? डेमोक्रेसी का एक और 3 मेन सेंटेंस है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। डेमोक्रेसी में बच्चा क्या होता है? डेमोक्रेसी में ये होता है कि भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक,
कौन चुनेगा? लोग चुनेंगे। कौन उनके ऊपर रूल करेगा? लोग चुनेंगे। डिक्टेटर्स कौन चुनेगा? लोग चुनेंगे कि कौन उनके ऊपर डिक्टेट करेगा, ठीक, सारी चीजों को, तो उसे कहेंगे हम लोग डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग की अगर हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग हेल्प करता है किस चीज में बच्चा? रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बिटवीन सोशल ग्रुप्स के बीच में जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, स्ट्रेंड वगैरह होती हैं, उन सारे चीजों के पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कौन करता है बच्चा? पावर शेयरिंग। जब हम लोग पावर को डिवाइड कर देंगे बच्चा, सबको इक्वल राइट दे देंगे, डेमोक्रेसी ला देंगे, तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट एक हद तक रिड्यूस हो जाएगी बिटवीन सोशल ग्रुप्स में या बिटवीन द कम्युनिटीज में। ये कि बहुत ही गुड वे है इंश्योर करने का कि भाई स्टेबिलिटी बनी रहे पॉलिटिकल ऑर्डर में और यूनिटी रहे नेशन में, पूरी की पूरी एक जो कंट्री है वो यूनिफाई होके रहे, एकता में रहे, ठीक। डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है? लोगों को, गवर्नमेंट के नजर में सारे लोग इक्वल रहते हैं, किसी को भी कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ पावर शेयरिंग या थ्रू द पावर शेयरिंग इट इज अ गुड वे जो कि इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहे और यूनिटी ऑफ नेशन हो, एक नेशन में, एक राष्ट्रीय में यूनिटी बनी रहे, वही तो होती है पावर शेयरिंग। ओके, पावर शेयरिंग क्या होता है बच्चा? एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि पावर शेयरिंग मतलब ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वे, एक ऐसा मेथड जहां हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स एक हद तक रिड्यूस हो सके बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड अदर कम्युनिटीज। with the help of power sharing, yeah, power sharing help to ensure the political sorry, it is a good way to ensure the stability of order and unity of the nation, ठीक। it is the spirit of democracy। तो ये सारे क्या है? इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। तो आई होप सारे लोगों को, सारे बच्चों को यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट एज अ समरी वाइज समझ में आए होंगे। पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा आप लोग को समझाया है। अब हम लोग समझेंगे दो कंट्री के हेल्प से, ठीक है। दो कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? पहला तो होगा बेल्जियम, दूसरा होगा श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज के हेल्प से हम लोग पावर शेयरिंग को समझेंगे। तो बच्चा चलते हैं हम लोग आगे पावर शेयरिंग के सारी चीजों को समझने के लिए। तो पावर शेयरिंग अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें तो पावर शेयरिंग में बेल्जियम में जो बेल्जियम की जियोग्राफिकल पोजीशन होती है बच्चा, बेल्जियम की क्या होती है? जो जियोग्राफिकल पोजीशन होती है वो क्या होती है बच्चा? वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम क्या है? स्मॉल कंट्री है इन द यूरोप। अगर हम लोग बात करें बच्चा, पहला पॉइंट तो ये ले लो कि बेल्जियम is the small country in यूरोप। यूरोप के अंदर एक बेल्जियम नामक कंट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल कंट्री है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया कि बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और ये हरियाणा, जो हमारे इंडिया में हरियाणा नाम का स्टेट है, उससे भी बहुत छोटी कंट्री है, ठीक। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि इसका अगर एरिया की बात करें तो स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो एरिया है, ठीक, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसकी पॉपुलेशन की बात कर लो तो इसकी पॉपुलेशन क्या है? 1 करोड़ के लगभग है, 1 करोड़ से ज्यादा। इसकी पॉपुलेशन क्या है? लिटिल 1 करोड़ है। पॉपुलेशन की बात करेंगे हम लोग, पॉपुलेशन क्या है? लिटिल 1 करोड़ है, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग तो इसने किसके साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर किया है? तो पहला तो हो गया है नेदरलैंड, ठीक, लग्जमबर्ग, ओके, फ्रांस, ठीक। इन कंट्रीज के साथ इसने अपने बॉर्डर्स को शेयर किया, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, ठीक, शेयर it is share borders with
ठीक, इन सारे लोगों के साथ इसने क्या है, बॉर्डर्स को शेयर किया है। तो पहला पॉइंट बेल्जियम के बारे में क्या बनता है कि स्मॉलर कंट्री है यूरोप में। ठीक, ये हरियाणा एज अ एरिया वाइज बात की जाए तो स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। पॉपुलेशन कितनी है इसकी, तो लिटिल 1 करोड़ है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इसने अपने बॉर्डर को शेयर किया है किसके किसके साथ, नेदरलैंड के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ। इन चारों के साथ क्या किया है इसने, अपने बॉर्डर्स को शेयर किया है। ठीक, इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो इसकी एथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो एथनिक कंपोजिशन क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसके एथनिक कंपोजिशन क्या है बच्चा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में है। तो 4-5 पॉइंट यही बन गया हम लोग की बेल्जियम की बात करें तो। ठीक, तो बेसिकली बच्चा अगर हम लोग बात करें इसके कंट्रीज के पॉपुलेशन के बारे में तो 59% है जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं बच्चा, 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं, और 40% वो वॉलेनिया रीजन में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो जियोग्राफिकल पोजिशन अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलर कंट्री है यूरोप से, और इसने शेयर किया है नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के साथ अपने बॉर्डर्स को, जो कि अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया। एरिया और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये इसकी एरिया लिटिल 1 करोड़ के लगभग है। ठीक, अभी जस्ट मैंने बताया एरिया की बात करें तो इसकी लिटिल 1 करोड़ के लगभग है। ओके, एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो एथनिक कंपोजिशन इसकी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, और अगर दो रीजन्स की बात करें तो एक पॉपुलेशन वाइज तो फ्लेमिश रीजन और एक वोलेनिया रीजन है। क्या है, एक फ्लेमिश रीजन हो गया, एक वोलेनिया रीजन हो गया। फ्लेमिश रीजन में 59% रहते हैं और वो पीपल क्या बोलते हैं, वो डच स्पीकर्स है। ठीक, वो क्या है, एक डच स्पीकर्स है। और अगर बात करें वोलेनिया रीजन की तो 49% रहते हैं पीपल और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तो वो क्या है, फ्रेंच स्पीकर्स है। ठीक है, और 1% सिर्फ है बेल्जियम में जो कि जर्मनी बोलता है। एक बार फिर देख लो बच्चे कि इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन स्मॉल कंट्री की, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक, इसने अपने बॉर्डर को शेयर किया है नेदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ। इसकी एरिया की बात करो तो हरियाणा के स्टेट से भी कम है पॉपुलेशन, और एरिया की बात करो तो एथनिक कंपोजिशन की बात कर लो तो बहुत ही ज्यादा एथनिक कंपोजिशन इसकी कॉम्प्लेक्स है। ओके, क्योंकि इसके पॉपुलेशन वाइज बात कर लो तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ रीजन के लोग रहते हैं, पहला तो फ्लेमिश, दूसरा हो गया वोलेनिया। फ्लेमिश रीजन की बात कर लो तो 59% पीपल है जो कि डच स्पीकर्स हैं, और 40% जो कि वोलेनिया रीजन में रहते हैं और वो क्या है, फ्रेंच स्पीकर्स हैं। और सिर्फ 1% पीपल है जो क्या बोलता है, बेल्जियम में रहता है, वो क्या बोलता है, जर्मन स्पीकर है। ठीक है, जर्मनी बोलता है मतलब क्या हो गया भाई, जर्मन स्पीकर हो गया वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो अब बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात कर लो, ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात कर लो, किन किन लोगों के साथ इसने अपने बॉर्डर्स को शेयर किया है वो हो गया, एरिया पॉपुलेशन वाइज की बात कर लो, रीजन की बात करो, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसकी कैपिटल सिटी की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल सिटी, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब यहाँ पे जस्ट बेल्जियम का उल्टा है। ठीक, अगर हम एज अ उसकी एरिया और पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन में देखेंगे तो इसमें 2 लोग रहते हैं जो कि एक वोलेनिया बोलते हैं और एक फ्लेमिश बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन 59% है जो कि डच स्पीकर्स है, और वोलेनिया रीजन में 40% है जो कि क्या बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकर्स, और 1% जर्मन के लोग हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रुसेल्स की जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, इसमें जस्ट बेल्जियम से उल्टा थोड़ा मामला पड़ता है। यहाँ पे 80% पीपल है जो कि फ्रेंच स्पीकर्स है। 80% क्या है, फ्रेंच स्पीकर्स है। ठीक, और 20% क्या है, डच स्पीकर्स है। ठीक है, मेजोरिटी इन द कंट्री डच स्पीकिंग इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो मेजोरिटी जो है इस कंट्री की वो डच स्पीकिंग की, वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली पुअर है। कैपिटल सिटी मेजोरिटी पीपल फ्रेंच स्पीकिंग, और बट अगर बात करें इस कैपिटल सिटी की ब्रुसेल्स की तो वहां पे मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है, फ्रेंच स्पीकर्स है। फ्रेंच पीपल रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा रिच है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बताया गया है वो आपका बताया गया है बेल्जियम के बारे में कि भाई बेल्जियम की जो मेजॉरिटी रीजन है, मतलब जो फ्लेमिश
हाँ, जो फ्लेमिश रीजन है जो कि डच बोलती है वो इकोनॉमिकली कंडीशन से बहुत ही ज्यादा पुअर है। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे मेजॉरिटी पीपल फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और वो फ्रेंच पीपल क्या है, रिलेटिवली रिच पीपल है और पावरफुल पीपल है। ठीक, बेल्जियम की बात कर लो, ब्रुसेल्स की बात कर लो, दोनों का मामला थोड़ा उल्टा है। बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन में 59% रहते हैं जो कि डच स्पीकर्स हैं। टच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है वहां पे, बट वो क्या है, पुअर कंडीशन है उनकी इकोनॉमिकली वे में। वोलेनिया रीजन की बात कर लो तो 40% डच फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ओके, और 1% जर्मन स्पीकर है। बात करें ब्रुसेल्स की तो 80% बोलते हैं फ्रेंच और 20% बोलते हैं डच। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करूं तो मेजॉरिटी पीपल जितने भी फ्रेंच में है, मतलब जो 80% स्पीकर्स हैं फ्रेंच के, वो बहुत ही रिलेटिवली रिच भी हैं, प्लस और क्या है, पावरफुल है। तो यहाँ से सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दो कंट्रीज के बारे में बताया गया, एक ही कंट्री है बेल्जियम, ठीक, और उसके कैपिटल सिटी की बात की गई है, मतलब ब्रुसेल्स। अब देखो यहाँ पे केस स्टडीज के बारे में दिया है, थोड़ा सा और एक बार पढ़ लो इसके बारे में कि बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम क्या एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ पे, यूरोप में, और ये शेयर कर रही है बॉर्डर्स को फ्रांस के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक, इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो बेल्जियम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एज अ एथनिक कंपोजिशन। ठीक, ब्रुसेल्स क्या है, इसकी कैपिटल सिटी है। ब्रुसेल्स क्या है, इसकी एक कैपिटल सिटी है, कैपिटल है बेल्जियम की, सिटी नहीं है, कैपिटल है बेल्जियम का ब्रुसेल्स। ठीक, रीजन्स की बात कर लो तो बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन है जो कि 59% बोलते हैं डच। वोलेनिया रीजन है, 40% है पॉपुलेशन, और वो बोलते हैं लैंग्वेज में क्या, फ्रेंच, और अदर्स जो 1% बचे हैं वो जर्मन बोलते हैं। अब हम लोग अगर ब्रुसेल्स की बात करते हैं, जो कैपिटल सिटी है, वो 80% पॉपुलेशन और 20% पॉपुलेशन है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो कि रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा रिच है एज कम्पेयर टू फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में जितने भी मेजॉरिटी पीपल है, मतलब डच के 59%, वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा पुअर है कंडीशन से। लेकिन अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की तो 80% फ्रेंच स्पीकर्स है, और वहां पे जितने भी फ्रेंच स्पीकर्स है वो रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा रिच है, पावरफुल है। 20% डच स्पीकर्स है। ठीक, अब बात करते हैं एकोमोडेशन की बेल्जियम में। ठीक, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे दो कंट्रीज के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, दो कंट्रीज बोल रही हूँ, बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया और उसकी कैपिटल के बारे में पढ़ लिया जो कि है ब्रुसेल्स। ठीक, अब हमको पढ़ना है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है बच्चा, प्रिस्क्राइब की दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज सुन लो बच्चा कि बिटवीन 1970 एंड 1990 एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करें तो इसमें बिटवीन 1970 से लेके 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। कि क्यों, ताकि सारी चीजें एज अरेंजमेंट हो सके, प्लस सारे लोग एक कंट्री में, सारे लोग एक साथ रह सके। ठीक, देखो टाइम पीरियड याद कर लेना, बिटवीन 1970 से लेके 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड मतलब होता है चेंज किया गया। ठीक, सारी चीजों को एज अरेंजमेंट ले जाने के लिए। उसके बाद बचा क्यों किया गया, ताकि सारे लोग सेम कंट्री में एक साथ रह सके। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में जो डच और फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो दोनों ही क्या है, बिल्कुल ही इक्वल है। कोई भी सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस अल्टीमेटली। कोई एक सिंगल कम्युनिटी किसी भी डिसीजंस को नहीं ले सकती है, सारे लोगों की रजामंदी, एक नेगोशिएशन के साथ, बातचीत के साथ सारी चीजें होंगी। कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी किसी भी डिसीजन को टेक नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, प्लस सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिया जाएगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन मोर पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा पावर किसको दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो ब्रुसेल्स है सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स क्या है बच्चा, एक सेपरेट गवर्नमेंट है इन विच बोथ कम्युनिटीज के बीच में। ठीक, इन विच बोथ कम्युनिटीज, तो उसको क्या गया, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जो फ्रेंच पीपल है उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल। क्यों, ब्रुसेल्स में
क्यों? क्योंकि जो डच पीपल है उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो थर्ड गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या है, थर्ड गवर्नमेंट होती है जिसमें जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि डच पीपल के थ्रू और फ्रेंच पीपल के थ्रू और जर्मन पीपल के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। पीपल इन चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इश्यूज। ठीक है, तो ये सारे एकोमोडेशंस थे बेल्जियम में। देखो मैंने अभी जस्ट एक चीज को बताया कि जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया चीजों को, द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने चीजों को अमेंड किया। किसको अमेंड मतलब होता है बच्चा चेंज करना। अमेंड मतलब क्या होता है, चेंज करना। ठीक, अमेंड मतलब होता है चेंज करना। किसको, कॉन्स्टिट्यूशंस को 4 बार, 1970 से लेके 1993 के बीच में, या 1970 से लेके 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कम से कम 4 बार। ठीक, मैंने इस चीज को फिर बता रही हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल का तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग है वो मिनिस्टर्स के नजर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में इक्वल रहेंगे। ठीक, जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे देगी। ब्रुसेल्स एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी जहां पे बोथ कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ठीक, ए पार्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ए पार्ट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि इलेक्टेड होती है लोगों के द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट के बाद एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, और उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरीके से बेल्जियम में सारी चीजों को सुलझाया गया, पावर शेयरिंग की गई, जिससे कि लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक, जो उन वहां के गवर्नमेंट थी उन्होंने समझा कि अगर एक पीपल को पूरी की पूरी मेजोरिटी दे देंगे, एक पीपल को सारी सारी फैसिलिटीज दे देंगे, तो भाई दोनों कम्युनिटी के बीच या दोनों लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेन, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग बौद्ध कम्युनिटीज को या बौद्ध रीजन के लोगों को अगर हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन देके चलेंगे, ठीक, इक्वल राइट्स देके चलेंगे, अगर हम लोग गवर्नमेंट के नजर में उन दोनों लोगों को इक्वल मानेंगे, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेन वगैरह ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई बेल्जियम मॉडल में। एक बार फिर मैं रिव्यू करवा देती हूँ कि बेल्जियम में एकोमोडेशन किया गया 1917 से लेके 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, अमेंड किया गया। ठीक, उसमें क्या किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, संविधान में ऐसा बता दिया गया या प्रिस्क्राइब्स कर दिया गया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग है मिनिस्टर्स हैं वो शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में जिसके पास बहुत एज अथॉरिटी होती है बहुत ही ज्यादा, ठीक, उनके सामने क्या होगा, ये इक्वल होंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ब्रुसेल्स क्या होगी, है सेपरेट गवर्नमेंट होगी। इसमें एक चीज बचा ऐड कर लेना कि इसमें क्या होगा कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा राइट, ज्यादा पावर देगी। ठीक, ब्रुसेल्स एक सेपरेट गवर्नमेंट मेक करेगी जहां पे बोथ कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बोथ कम्युनिटीज कौन थे, उसमें भी डच और फ्रेंच स्पीकर्स थे। A part for the central government, central and state government, there is third kind of government. इसमें क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट हुई थी, उसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। तो अपार्ट फ्रॉम फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक, इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको कि हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका की ज्योग्राफिकल पोजीशन, पॉपुलेशन, एथनिक कंपोजिशन, रिलीजन, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या थी श्रीलंका की, तो श्रीलंका क्या था, पहले तो एक आइलैंड नेशन था। आइलैंड क्या होता है, बीच में एक आइलैंड रहेगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, सी ओशियन होगा, समुद्र होगा। ठीक, तो श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन है, कहाँ पे, इन द साउथ एशिया रीजन में। इसकी जो पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ के लगभग है, अबाउट 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। द मेजर माई सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हालास। इसमें सिन्हाला और तमिल पीपल्स हैं। ठीक, सिन्हाला क्या है 40% है और तमिल पीपल क्या है 80% है। ठीक, एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन श्रीलंका आइलैंड नेशन में इन द साउथ इन एशिया रीजन।
इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के लगभग है, अबाउट 2 करोड़ से, और जिसकी जो मेजर है माई सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला जो कि 74% है, और तमिल क्या है 18% है। ठीक, केस स्टडी देख लो श्रीलंका का, तो श्रीलंका क्या है, पहली चीज तो ये एक आइलैंड नेशन पे बेस्ड है। इट इज अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ साउदर्न एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु साउदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर है। ठीक, तमिल नेटिव्स ऑफ द श्रीलंका आर श्रीलंकन तमिल्स, और जो तमिल नेटिव्स होते हैं श्रीलंका के उनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। और जो इंडियन तमिल्स होते हैं, इंडियन तमिल्स कौन होते हैं, वो सारे लोग जो कि whose forefathers came from India's plantation workers, जो कि जिनके forefathers, जिनके पूर्वज, जिनके ancestors कहाँ से आते हैं, इंडिया से आते हैं एज प्लांटेशन वर्कर्स, कब, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। ठीक, जब ब्रिटिश आई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि सिन्हाला स्पीकर्स 74% है, और तमिल स्पीकर्स 80% है, और अदर कितने हैं, 8% है। सिन्हालास की बात कर लो तो देखो सिन्हाला क्या है, मैप में देखोगे तो ये सिन्हाला पूरा क्या है, येलो कलर से, पूरे लोग सिन्हालास भरे हुए हैं। श्रीलंकन तमिल की बात करो तो ये पूरे ऑरेंज एरिया में पूरे श्रीलंकन्स भरे हुए हैं। इंडियन तमिल्स की बात करो तो जितने भी ब्राउन एरिया में वो क्या है, इंडियन तमिल्स हैं। और अगर मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स कौन है, ये जितने डॉट डॉट पिंक्स हैं वो सारे क्या है, मुस्लिम्स हैं। ठीक, तो केस स्टडी की बात करेंगे तो श्रीलंका पढ़ लिए, ठीक है। बेल्जियम का केस स्टडी सारा हम लोग ने पढ़ लिया कि बेल्जियम का पॉपुलेशन, एथनिक कंपोजिशन, सारी चीजें किस तरीके से थी, सारी चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं बच्चा। एकोमोडेशन, सारी चीजों का हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।